साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग एमपीपीसीएस प्रीलिम्स जो 2020 का है, जिसकी प्रारंभिक परीक्षा जून 2021 में संभावित है, उसके लिए टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं। और आज के दिन जो टेस्ट सीरीज हम लोग देखेंगे वो सिविल जॉब्स नामक जो कोचिंग संस्था है इंदौर मध्य प्रदेश की, उनके द्वारा जो कोचिंग के द्वारा जो टेस्ट सीरीज संपन्न कराई गई है, उसी में से एक टेस्ट सीरीज को हम लोग देखेंगे जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित है। इसको हम लोग यहाँ पर पूरे व्याख्या के साथ समझेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि संविधान सभा ने भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया, मतलब कब इसे अपनाया। तो आप चारों ऑप्शन देखिए, इसमें जो सही उत्तर है वो है आपका बी ऑप्शन 26 नवंबर 1949 को। तो देखिए, संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित या आत्मर्पित किया गया कब? 26 नवंबर 1949 को। संविधान जो है आंशिक रूप से 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ। ठीक है, इस समय 15 अनुच्छेद जो हैं संविधान के उनको लागू किया गया और संपूर्ण संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रकार हुआ। तो इनका जो चुनाव हुआ है ये राज्य की विधानसभाओं के द्वारा किया गया। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखिए, संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा किया गया। संविधान सभा के सदस्य दो तरीके से चुने गए, एक तो राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा जो निर्वाचित हुए, दूसरा रियासतों के प्रमुखों द्वारा मनोनीत जो सदस्य थे वो। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण संघात्मक संविधान का नहीं है। तो आप इसमें देखें, जो सी वाला है एकीकृत न्यायपालिका, ये संघात्मक संविधान का लक्षण नहीं है, ये एकात्मक का है। ठीक है, ये आपका एकात्मक लक्षण है। तो देखिए, संघात्मक लक्षण में कौन से हैं? उसमें लिखित संविधान आता है, केंद्र राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन है, न्यायिक समीक्षा है, संविधान की सर्वोच्चता है, ठीक है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, राज्यसभा का उच्च सदन होना, ये सब है। जबकि एकात्मक लक्षण में एकल संविधान, शक्तियों का विभाजन केंद्र के पक्ष में होना, एकल नागरिकता, एकीकृत न्यायपालिका, ये सब आपके एकात्मक लक्षण को बताते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, कौन से सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं किंतु राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। तो आप देखिए, इसमें चारों ऑप्शन देखिए, इसमें जो ए वाला ऑप्शन है, संसद के जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखिएगा, जब राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है उस समय संसद के मनोनीत सदस्य भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो देखिए, राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल होता है अनुच्छेद 54 के तहत, ये हमारा जो है ये प्रोसेस आयरलैंड से लिया गया है। इसमें निर्वाचन जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है ये अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, इसमें ऐसे संघ शासित प्रदेश भी होते हैं जिनमें विधानसभा होती है, जैसे पुडुचेरी है, आपका दिल्ली है। इसके अलावा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन में देखें तो संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, दोनों सदन मतलब लोकसभा और राज्यसभा, ये जो प्रोसेस है वो आर्टिकल 66 में दिया गया है। तो उपराष्ट्रपति में दोनों सदनों के सभी सदस्य होते हैं, ठीक, चाहे वो मनोनीत हो चाहे निर्वाचित हो। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे? तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जोड़ा गया था। ठीक है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, मतलब कि आपका गणराज्य इसमें नहीं जोड़ा गया था और इसको 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, भारत में संघ की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? तो वास्तविक कार्यपालिका शक्ति जो है वो किसमें है? वो आपका प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद में निहित होता है, जबकि सिंबॉलिकली किसमें है? राष्ट्रपति में होता है। तो वास्तविक कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद में निहित होती है। नाम मात्र या संवैधानिक कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहायता व परामर्श प्रदान करने के लिए मंत्रिपरिषद होती है, जिसका प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, आर्टिकल 74 के तहत। क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 यह है कि भारत के किस आम चुनाव को मतपत्र के माध्यम में राजनीति क्रांति की संज्ञा दी जाती है? तो जो आपका चौथे आम चुनाव थे, इसे क्यों दिया जाता है? क्योंकि चौथे आम चुनाव के बाद राज्यों में केंद्र से भिन्न दलों की सरकारें बनना प्रारंभ हुई, इसलिए चौथे आम चुनाव को मतपत्र के माध्यम से राजनीतिक क्रांति की संज्ञा दी जाती है। इसके पहले एक ही सरकार, केंद्र और राज्यों में होती थी कांग्रेस की सरकार। 1977 में मोरारजी देसाई, जो कि जनता पार्टी संबंधित, इनकी सरकार बनती है। इससे पूर्व में केंद्र तथा राज्यों में एक ही दल अर्थात कांग्रेस की ही सरकार होती थी। पहली गैर कांग्रेसी सरकार 1957 में
केरल राज्य में बनी थी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, भारत का उपराष्ट्रपति किस स्थिति में राष्ट्रपति के पद पर कार्य करता है? तो कब कार्य करता है? जब राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई हो, जब राष्ट्रपति बीमार हो, जब राष्ट्रपति अनुपस्थित हो। ठीक है, तो इन 3 दशाओं में करता है। जबकि जो चौथा है, वर्तमान राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा हो गया हो लेकिन नए राष्ट्रपति का चुनाव ना हुआ हो, तो इस दशा में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्य नहीं करता है। 1, 2, 3 अर्थात सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति का पद आकस्मिक, स्थायी या अस्थायी रूप से रिक्त हो जाने की स्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। आर्टिकल 65 के तहत राष्ट्रपति जो है वह उपराष्ट्रपति दोनों के अनुपस्थित होने पर, यदि राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति भी ना हो तो इन दोनों के अनुपस्थित होने पर कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, इस संबंध में विधि बनाने का अधिकार संसद को है। इस स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969 के तहत। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख था? तो इसमें कुल आप देखें कुल 7 मौलिक अधिकारों का, कितने 7 मौलिक अधिकारों का उल्लंघन था। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत संपत्ति का अधिकार जो मौलिक अधिकार था उसे समाप्त किया गया। इसे अनुच्छेद 19F तथा 31 से हटाकर कानूनी दर्जा प्रदान किया गया और इसे 300A आर्टिकल 300A में रखा गया, जो आपका संपत्ति से संबंधित जो अधिकार था। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, भारत संघ के प्रतिरक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश निम्नलिखित में किसमें निहित होता है? तो ये आपका राष्ट्रपति में निहित होता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो तीनों सेनाओं का सर्वोच्चतम सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ये इसके सैन्य शक्तियों के अंतर्गत आती है आर्टिकल 53 के तहत। जबकि राष्ट्रपति जो है ये युद्ध एवं शांति की घोषणा करता है संसद के अनुमोदन से। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए एक विधायिका का मत मूल्य किस फार्मूले के द्वारा निकाला जाता है? तो इसमें ऑप्शन सी जो है, राज्य की कुल जनसंख्या बटा राज्य विधानसभा की कुल निर्वाचित सदस्य संख्या भागे 1000, ये इसके माध्यम से निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में पराजित होने वाले राष्ट्रपति कौन थे? तो ये आपके थे नीलम संजीवा रेड्डी। तो नीलम संजीवा रेड्डी बीबी गिरी से 1969 में हारे थे द्वितीय चक्र की मतगणना में। ये पहले चुनाव हारे और उसके बाद में राष्ट्रपति बनते हैं नीलम संजीवा रेड्डी, और ये एकमात्र राष्ट्रपति थे जो स्पीकर भी रहे, और ये एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति रहे जो निर्विरोध बाद में चुने जाते हैं, और ये आंध्र प्रदेश के सीएम अर्थात मुख्यमंत्री भी रहे हैं, और ये सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति बनते हैं 64 वर्ष में 1977 में। क्वेश्चन नंबर 13 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत शासन अधिनियम 1919 में निम्नलिखित में से किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है? तो आप चारों ऑप्शन देखिए, तो जो बी आपका बी ऑप्शन है, केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता को इसमें स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, किस आरोप के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है? तो देखिए यहां पर जो है संविधान का अतिक्रमण ही एक ऐसा आधार है जिसके आधार पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जा सकता है। ठीक है, जो महाभियोग है ये जो प्रोसेस है ये अमेरिकी संविधान से लिया गया है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत संविधान उल्लंघन के मामले के आधार पर ही किया जा सकता है, और संविधान संरक्षक के रूप में राष्ट्रपति ही एकमात्र पदाधिकारी है जो शपथ लेता है। इसके अलावा जो महाभियोग प्रक्रिया है वो अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। इसमें एक सदन में पास होने पर दूसरा सदन जांच करता है, और इसके लिए किसी सदन के 1/4 सदस्य 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को इसकी सूचना देते हैं। मतलब उनके हस्ताक्षर सहित एक जो प्रस्ताव आता है उस 14 दिन पहले सूचना दी जाती है। दोनों सदनों में कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से इसका पारित होना आवश्यक, मतलब अलग अलग 2/3 से पारित होना आवश्यक है। जबकि यदि आप अमेरिका में देखेंगे तो वहां पे महाभियोग लगाने के कई सारे आधार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। तो उपराष्ट्रपति किसको देगा अपना ये? तो उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति को देता है अपना त्यागपत्र। ठीक है, तो देखिए राष्ट्रपति किसको देता है? राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, राष्ट्रपति को कौन कौन देता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश देता है अपना शपथ। वो जो त्यागपत्र होगा, शपथ जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति दिलाता है। यहाँ पे कंफ्यूजन है, शपथ की थोड़ा सा बात कर लेते हैं। राष्ट्रपति को जो शपथ है वो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, जबकि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। ठीक है, और उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। तथा सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है वो अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को देता है।
क्वेश्चन नंबर 16 चलते हैं। राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन आहूत करने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 108 में इसका प्रावधान किया गया है। देखिए, संयुक्त अधिवेशन जो बुलाया जाता है ये राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है, जबकि संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता है ये स्पीकर जो लोकसभा अध्यक्ष होता है उसका प्राथमिक अधिकार है, वो उसकी अध्यक्षता करता है। और याद रखिएगा, धन विधेयक तथा संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है। संयुक्त अधिवेशन के दौरान जो विधेयक अभी तक पास हुए हैं उसमें दहेज निरोधक विधेयक 1961 का है, बैंककारी सेवा आयोग विधेयक 1978 है, आतंकवादी निरोधक विधेयक 2002 का है। क्वेश्चन नंबर 17 चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अंग हैं? केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अंग हैं। तो आप देखिए, इसमें कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, राज्य मंत्री, उप मंत्री, ये चारों हेतु हैं, परंतु संसदीय सचिव इसके तहत नहीं आता है। तो सी ऑप्शन आपका 1 2 3 4 सही हो जाएगा। तो देखिए, अनुच्छेद 74 के तहत मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया है। और यहाँ ध्यान रखिएगा, मंत्रिपरिषद में ये सारे आते हैं, जबकि मंत्रिमंडल का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 352 जो आपातकाल वाला उपबंध है वहां पे 352 के भाग 3 में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा जोड़ा गया। मतलब कि मंत्रिमंडल का उल्लेख जो है मूल संविधान में नहीं था, मूल संविधान में मंत्रिपरिषद का ही उल्लेख था। मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री प्लस कैबिनेट स्तर के मंत्री और राज्य मंत्री ही शामिल होते हैं। राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार ये या उप मंत्री इसमें नहीं आते हैं। मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री, कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री भी आते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का समावेश करते हुए संविधान की आत्मा कहकर किसने संबोधित किया था? तो इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है मौलिक अधिकारों को संविधान की आत्मा कहा था। ठीक है, जबकि अनुच्छेद 32 जो कि 32 जो है इसको संविधान की आत्मा बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा सुभाष कश्यप ने कहा था। मौलिक अधिकारों को संविधान की आत्मा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। और भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा मौलिक अधिकारों को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। राष्ट्रपति संसद में कुल कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो देखिए, कुल कितनों को मनोनीत करता है? तो संसद में बात कर रहे हैं, मतलब लोकसभा और राज्यसभा, तो ये 14। ठीक है, 14। अभी थोड़ा सा समझ लीजिए, लोकसभा के 2, राज्यसभा के 12, तो कुल 14 हो गए। अभी हाल ही में 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत लोकसभा तथा राज्य की विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन के आरक्षण को आगे नहीं बढ़ाया गया। इससे अब राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में जो 2 एंग्लो इंडियन का मनोनयन किया जाता था वो नहीं होगा, मतलब अब केवल 12 ही होंगे। तो हिसाब से आपका सी ऑप्शन सही होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के तहत राज्य को किनके लिए विशेष उपबंध करने से निवारित मतलब रोका नहीं जा सकता है? बालक के लिए, स्त्रियों के लिए और सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्ग के लिए, अर्थात उपरोक्त सभी 20 का डी। अनुच्छेद 15 के तहत देश के नागरिकों के साथ धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश तथा जन्म स्थान इनमें से किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, परंतु इसमें परंतु भी लगाया गया है। अनुच्छेद 15(3) में कहा गया है महिलाओं तथा बच्चों के लिए विशेष उपबंध किया जा सकता है। अनुच्छेद 15(4) में कहा गया है सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े नागरिकों अथवा SC ST के लिए विशेष उपबंध किया जा सकता है। अनुच्छेद 15(5) में कहा गया है ST SC OBC के लिए सरकारी व निजी शैक्षणिक संस्थाओं में स्थान आरक्षित रखने का प्रावधान किया जा सकता है। इसको 93वें संविधान संशोधन अधिनियम 2005 के द्वारा शामिल किया गया। क्वेश्चन नंबर 21 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 21, भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा एक वर्ष में संसद के कम से कम कितने सत्र आहूत किए जा सकते हैं? 2 सत्र आहूत किए जा सकते हैं। देखिए, आर्टिकल 85 के तहत सत्र बुलाने, सत्रावसान करने तथा लोकसभा के विघटन की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। संविधान के अनुसार 2 सत्रों के बीच अंतराल 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए, इसलिए एक वर्ष में कम से कम 2 सत्र आयोजित होना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 22 से पहले यहाँ याद रखिए भारत में 3 सत्र आयोजित होते हैं। कौन कौन से? बजट सत्र जनवरी से फरवरी, मानसून सत्र जुलाई अगस्त, शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर। आगे क्वेश्चन नंबर 22, केंद्र का मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ये राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से, यदि सामूहिक रूप से देखें तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, परंतु व्यक्तिगत रूप से जो मंत्री होता है वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्री अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। यदि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो राष्ट्रपति क्या करेगा? तो राष्ट्रपति जो है विधेयक को अनुमति देने की घोषणा कर सकता है, अनुमति रोक सकता है, विधेयक को राज्य विधानमंडल पर पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, अनुमति देने से इनकार कर सकता है, मतलब ये सारी चीजें कर सकता है। तो डी का 23 का डी 1 2 3 4। तो देखिए इसमें क्या होता है? पूर्ण वीटो। पूर्ण वीटो में क्या होता है? राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक पर हस्ताक्षर करने से पूर्णतः मना कर दिया जाता है।
केंद्र के गैर सरकारी विधेयकों व राज्य के विधेयकों के संबंध में ये अधिकार है। अपवाद इसका क्या है? केंद्र के सरकारी विधेयक। निलंबनकारी वीटो, राष्ट्रपति किसी विधेयक को एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है लेकिन दूसरी बार वापस आने पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है। इसका अपवाद क्या है? धन विधेयक। धन विधेयक में ऐसा नहीं होता है। जेबी वीटो, न पुनर्विचार होता है इसे, न वापस भेजना और अपनी जेब में, मतलब इसको रोक दिया जाता है। जेबी वीटो का क्या होता है? कोई पुनर्विचार नहीं, न वापस भेजना, इसको रोके रखता है। चूंकि कितने समय तक रोक सकता है इसका कोई प्रावधान संविधान में नहीं किया गया है। इसका अपवाद क्या है? संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में ऐसा नहीं किया जा सकता। अब क्वेश्चन नंबर 24 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्षमादान के संबंध में कौन सी शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है लेकिन राज्यपाल को प्राप्त नहीं है? तो आप 24 का देखिए, इसका सी सही है। 1 to 4। 1 to 4 क्या है? 1 में क्या है? सैनिक न्यायालय द्वारा दिए गए दंडादेश के संबंध में क्षमादान, प्रतिलंबन, विराम, प्रतिहत और लघुगण का अधिकार, ये आपका सैन्य मामलों में राष्ट्रपति को, राज्यपाल को नहीं है। इसके अलावा मृत्यु दंडादेश में क्षमादान करने का अधिकार राष्ट्रपति को केवल है। इसके अलावा चौथा जो है, ऐसे विधि के विरुद्ध अपराध करने के लिए दिए गए दंडादेश में क्षमादान करने का अधिकार जिस पर संघीय कार्यपालिका शक्ति का विस्तार हो। राज्यपाल जहाँ पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार होता है वहीं तक इनका अधिकार होता है। ठीक है। जबकि जो तीसरा है, साधारण न्यायालय द्वारा दिए गए दंडादेश के संबंध में क्षमादान, प्रतिलंबन, विराम, प्रतिहत अथवा लघुगण का अधिकार राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों को होता है। आगे चलते हैं। इसमें आगे चलने से पहले थोड़ा सा देखें तो राज्यपाल को क्षमादान का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 161 के तहत दिया गया है। राज्यपाल को संयुक्त न्यायालय द्वारा दिए गए दंडादेश के संबंध में तथा मृत्युदंड को क्षमा करने का अधिकार नहीं है। राज्यपाल को उन्हीं मामलों में दिए गए दंड को या दंडादेश को क्षमा करने का अधिकार है जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। राज्यपाल राज्य में राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 के तहत लागू करने के लिए केंद्र सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। ये उसका स्वाविवेक वाला अधिकार, स्वाविवेक से करता है। तो राज्यपाल की स्वाविवेकी शक्तियों में परिस्थिति जन शक्तियाँ होती हैं और संवैधानिक शक्तियाँ होती हैं। राज्यपाल के लिए स्वाविवेकी शक्ति का शब्द का प्रयोग अनुच्छेद 163 में किया गया है। स्वाविवेकी शक्तियों में राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए केंद्र को प्रतिवेदन भेजना, या दूसरा है राज्य के किसी विधेयक को राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए आरक्षित रखना। ये इसका स्वाविवेक का अधिकार है, स्वाविवेक की शक्तियाँ हैं। तो ये जो आरक्षित रखता है राज्य के किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए, वो आर्टिकल 201 में है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। अपराधी गर्भवती स्त्री के दंड को कम करना यह किस प्रकार का क्षमादान है? तो ये क्या है? ये विराम है। क्या है? विराम, सी ऑप्शन। देखिए, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति आर्टिकल 72 में है। लघुकरण में क्या होता है? दंड की प्रकृति में परिवर्तन होता है, जैसे मृत्युदंड को आजीवन कारावास। क्षमा में दंड को पूर्णतः माफ कर दिया जाता है। परिहार में दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना सजा को कम किया जाता है, जैसे 20 वर्ष की सजा को 10 वर्ष की सजा। विराम में क्या होता है? अपराधी की परिस्थिति को देखकर दंड कम किया जाता है, जैसे गर्भवती महिला अपराधी, अपंग अपराधी, पागल होना। पर विलंबन में क्या होता है? दंड जो विशेषकर मृत्युदंड पर अस्थायी रोक लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 चलते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 तथा राष्ट्रपति शासन 356 के प्रवर्तन के समय क्या होता है? तो देखिए, इसके इनमें से जो तीनों चीज़ दी गई हैं वो सही नहीं है। राज्य विधानसभा निलंबित हो जाती है, कुछ मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं, संबंधित राज्य के बजट का निर्माण केंद्र के द्वारा किया जाता है। देखिए, दोनों में अलग अलग दशाएं होती हैं। जैसे कि आर्टिकल 352 जो कि राष्ट्रीय आपात है, इसके समय में ये जब लगता है तो मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं, केवल आर्टिकल 20 के तहत और 21 के तहत जो अधिकार दिए गए मौलिक अधिकार उनको छोड़कर, तथा राज्यों की विधानसभाएं निलंबित नहीं होती है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, और राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त हो जाता है। जबकि 356 के तहत जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो इसमें मौलिक अधिकार निलंबित नहीं होते हैं। संबंधित राज्य के लिए बजट संसद द्वारा स्वीकृत किया जाता है और राज्य की विधानसभा निलंबित हो जाती है। राष्ट्रपति शासन वाले राज्य के लिए राज्य सूची के विषयों पर संसद को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। वित्तीय आपातकाल जो कि आर्टिकल 360 के तहत है, संसद के बगैर अनुमोदन के कितने समय तक प्रवर्तन में रह सकता है? तो ये केवल 2 माह तक प्रवर्तन में रह सकता है। वित्तीय स्थायित्व के संकट के समय वित्तीय आपात राष्ट्रपति द्वारा स्थापित किया जाता है। 2 माह में संसद का अनुमोदन जरूरी है, और जब एक बार अनुमोदन हो जाता है तो 6 माह में संसद के अनुमोदन से आगे बढ़ाया जा सकता है। अधिकतम अवधि इसकी निश्चित नहीं है, कितने समय तक इसको लागू रखा जा सकता है। संसद का साधारण बहुमत आवश्यक है इसको लगाने के लिए, और अभी तक ये एक बार भी लागू नहीं हुआ है भारत में। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत न्यायालय में इस वित्तीय आपातकाल को चुनौती दी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को किस अनुच्छेद में सम्मिलित किया गया है? तो इसको जो है अनुच्छेद 21A में, किसमें? अनुच्छेद 21A में सम्मिलित किया गया है।
तो देखिए 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जो संशोधन किया गया उसके तहत अनुच्छेद 21A जोड़ा गया एवं 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया। अनुच्छेद 45 में 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 51A में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जिसके तहत प्रत्येक माता पिता या संरक्षक का यह कर्तव्य है कि वे अपने 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करें। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पद या किन पदों पर रहते हुए फौजदारी मुकदमों में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। तो देखिए जो राष्ट्रपति होता है और जो राज्यपाल होता है इनके खिलाफ नहीं चलाया जा सकता था। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए अनुच्छेद 55 के तहत 30D अनुच्छेद जो भाग 19 है संविधान का भाग 19 के तहत अनुच्छेद 361 इसमें राष्ट्रपति व राज्यपाल पर पद पर रहते हुए फौजदारी मुकदमों में या मामलों में मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता। दीवानी मामलों में 2 माह पूर्व सूचना के बाद मुकदमा दायर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए कितने प्रस्तावकों तथा अनुमोदकों की आवश्यकता होती है। तो इसमें 50-50 प्रस्तावकों तथा अनुमोदकों की आवश्यकता होती है। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया दी गई है। निर्वाचन इनका अप्रत्यक्ष रूप से जनता के प्रतिनिधियों द्वारा होता है। जमानत राशि कितनी है, 15,000 RBI में जमा करनी होती है और कम से कम जमानत जब्त होने से बचने के लिए 1/6 से कम यदि मत प्राप्त होते हैं तो आपकी जमानत जब्त हो जाएगी। इससे अधिक प्राप्त करना होता है। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचन संशोधन अधिनियम 1977 में प्रस्तावक अनुमोदक तथा जमानत राशि का जिक्र है। राष्ट्रपति की उम्मीदवारी के लिए अनुमोदक या प्रस्तावक जो होते हैं 50-50 होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक मंडल का सदस्य कौन होते हैं। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल के सदस्य संसद के दोनों सदनों एवं राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं जैसे दिल्ली और पांडिचेरी के निर्वाचित सदस्य होते हैं, अर्थात 32 का D। ठीक है, जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है जो निर्वाचन मंडल है ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आर्टिकल 54 में ये दिया गया भारतीय संविधान में। ठीक है, और इसके तहत लोकसभा राज्यसभा तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। 17 मत समझिएगा, ये आपका 1 सेकेंड 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1952 के तहत दिल्ली तथा पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को भी इनके निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया है। लोकसभा प्लस राज्यसभा राज्यों की विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य तथा विधान परिषद के सदस्य हिस्सा नहीं लेते हैं। आगे चलते हैं 33 क्वेश्चन नंबर 33, भारत के किस राष्ट्रपति का चुनाव आम सहमति के फलस्वरूप हुआ। तो किस राष्ट्रपति का चुनाव आम सहमति से होता है। तो देखिए ना ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ना ही डॉक्टर जाकिर हुसैन, ना ही डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। इसमें कौन थे, वो थे आपके नीलम संजीवा रेड्डी जो कि निर्विरोध चुने गए थे और ये 1977 में होते हैं। तो ये इसमें डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34, भारत के किस उपराष्ट्रपति की मृत्यु अपने कार्यकाल के दौरान हो गई थी। तो जो कृष्णकांत थे इनकी मृत्यु अपने कार्यकाल के दौरान हुई थी। 2 बार निर्वाचित होने वाले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सबसे कम समय तक उपराष्ट्रपति BB गिरी लगभग 2 वर्ष। निर्विरोध निर्वाचित होने वाले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। M हिदायतुल्लाह पद पर रहते हुए मृत्यु किसकी हुई। तो कृष्णकांत जी की हुई। आगे 35 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पारित करने के लिए संसद के कितने बहुमत की आवश्यकता होती है। तो संसद के कुल सदस्यों का कितना होता है, 2/3 अर्थात 35A सही हो जाएगा। तो महाभियोग इसका आधार संविधान का उल्लंघन होता है। प्रक्रिया अमेरिकी संविधान से लिया गया है और चीज़ें हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, कौन राष्ट्रपति द्वितीय पसंद के मतों की गणना के फलस्वरूप अपना निश्चित कोटा प्राप्त कर निर्वाचित हुआ था। तो BB गिरी। ठीक है, मतदान वरीयता के आधार पर तथा चक्रवार मतगणना एकल संक्रमणीय मत के सिद्धांत से होता है। प्रथम वरीयता के मतों को गिनने पर बहुमत मिला तो राष्ट्रपति घोषित होते हैं। 1969 में द्वितीय चक्र की मतगणना हुई जिसमें BB गिरी ने नीलम संजीवा रेड्डी को हराया था। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, जब किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो कितने दिनों के भीतर उसे विधेयक पर कार्रवाई करना आवश्यक होता है। इसकी कोई सीमा संविधान में नहीं दी गई है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए अपवाद कौन सा, संविधान संशोधन विधेयक है। और याद रखिए पॉकेट वीटो का पहली बार प्रयोग कब हुआ था, 1986 में हुआ था ज्ञानी जैल सिंह द्वारा भारतीय डाक संशोधन विधेयक के संबंध में। क्वेश्चन नंबर 38, तो पॉकेट वीटो में यही होता है, पॉकेट वीटो या जीबी वीटो, इसमें रोक दिया जाता है
जो विधेयक होता है उसे वापस ही नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, संविधान में उल्लिखित मूल कर्तव्य किसके लिए है? तो ये जो मूल कर्तव्य है ये सभी नागरिकों के लिए, 38 का बी, ये सभी नागरिकों के लिए है। ठीक है, तो देखिए स्वर्ण सिख समिति जो कि 1970 में बनती है, इसके द्वारा 8 मौलिक अधिकारों की सिफारिश की गई। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए और ये आपके संविधान के भाग 4A के तहत अनुच्छेद 51A में है। अगला है क्वेश्चन नंबर 39, राष्ट्रपति निम्न में से किस परिस्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नहीं कर सकता? युद्ध के समय कर सकता है, वायु आक्रमण के समय कर सकता है, सशस्त्र विद्रोह के समय कर सकता है, 3 आधार है, परंतु आंतरिक अशांति के समय नहीं कर सकता है। तो देखिए राष्ट्रपति आपात अनुच्छेद 352 में है, इसके लिए 3 ही आधार हैं, युद्ध, वायु आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह। ठीक है, पहले आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा सकती थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40, तो इसमें हमको मिलान करना है। तो इसमें देखिए परमादेश हमारा आदेश है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, सशरीर प्रस्तुत करना, अधिकार परीक्षा किस आज्ञा पत्र या आज्ञा अधिकार से, उत्प्रेषण लेख प्रमाणित करने को। तो इस प्रकार से डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41, मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य संसद के किसी सदन का सदस्य न होते हुए अधिक से अधिक कितने दिनों तक मंत्री पद पर बना रह सकता है? तो ये 6 माह तक बना रह सकता है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो है इसका उल्लेख अनुच्छेद 74 और 75 दोनों में है। कोई भी व्यक्ति मंत्री बन सकता है, लेकिन 6 माह के अंदर संसद का सदस्य होना आवश्यक है। किसी भी सदन का, चाहे निर्वाचित या मनोनीत, नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। 91 और 91 में संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत अधिकतम सदस्य संख्या निश्चित की गई। लोकसभा की कुल सदस्य संख्या जो है वो कितनी रखी गई? प्रधानमंत्री सहित 15%। लोकसभा की कुल सदस्य, ये अधिकतम संख्या मतलब मंत्रिपरिषद में कितने सदस्य अधिकतम हो सकते हैं, इसको 91 और 91 में संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसको निश्चित किया गया था। और ये कितने हो सकते हैं? लोकसभा के कुल सदस्य संख्या का 15%, इसमें प्रधानमंत्री भी शामिल है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो अटॉर्नी जनरल जो होते हैं ये इसका प्रथम विधि अधिकारी होता है, या जिसे हिंदी में भारत का महान्यायवादी कहते हैं। इसके बारे में जो चर्चा है वो अनुच्छेद 76 और अनुच्छेद 88 में किया गया है, 88 में किया गया है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। योग्यता क्या होनी चाहिए? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर योग्यता होनी चाहिए। कार्यकाल निर्धारित नहीं होता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये पद धारण करते हैं। वेतन भत्ते इन्हें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। कार्य मुकदमे में सरकार का पक्ष प्रस्तुतकर्ता के रूप में विधि मामलों में सहायता व परामर्श भी देना इनका कार्य होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43, किस प्रधानमंत्री को अपने कार्यकाल के दौरान संसद के सत्र का सामना नहीं करना पड़ा था? तो चौधरी चरण सिंह को। इनका कार्यकाल 1979 से लेकर के 80 तक रहता है। ये उप प्रधानमंत्री भी रहे, यूपी के मुख्यमंत्री भी रहे, किसान नेता के रूप में जाने जाते हैं और सबसे कम समय तक पीएम रहे। मोरारजी देसाई 1977 से 1989 तक ये मोरारजी देसाई रहते हैं। ये पहली गैर कांग्रेस सरकार का नेतृत्व किया था और भारत रत्न व पाकिस्तान के सर्वोच्च सम्मान निशान पाकिस्तान से सम्मानित एकमात्र प्रधानमंत्री है ये। जबकि लाल बहादुर शास्त्री ये पद पर रहते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए थे कहाँ पे? ताशकंद में। और मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित ये प्रथम व्यक्ति थे, लाल बहादुर शास्त्री। आगे चलते हैं, राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है? तो इनका जो निर्वाचन है विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। ठीक है, राज्यसभा के, देखिए राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों के बारे में कितने होंगे? अनुच्छेद 80 में दिया गया है, अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। और राज्यों में देखें सर्वाधिक आपके यूपी में 31 हैं, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में आपके 19 हैं, तमिलनाडु में 18 हैं, मध्य प्रदेश में 11 हैं। ठीक है, और अधिकतम 250 हो सकते हैं। वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी है राज्यसभा में? 245 है, जिसमें से 238 अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं और 12 जो है मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। जो 238 है इसमें से 225 राज्यों से और 8 संघशासित प्रदेशों से। अब 8 संघशासित क्षेत्रों जो लिए गए हैं उसमें दिल्ली है, दिल्ली से 3, पुडुचेरी से 1 और जम्मू कश्मीर से 4। इनका निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के माध्यम से होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45, संसद की गणपूर्ति या कोरम कुल सदस्य संख्या कितना भाग होता है? 1/10 होता है। ठीक है,
अनुच्छेद 100 में ये बात दी गई है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत गणपूर्ति का प्रावधान हटा दिया गया, परंतु 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत पुनः इसको शामिल किया गया। तो लोकसभा में गणपूर्ति यदि 1/10 देखें कितनी होगी, 55 होगी, और राज्यसभा में 245 के 10% 25 होगी। आगे चलते हैं, लोकसभा के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? तो लोकसभा के सदस्यों को शपथ जो है प्रोटेम स्पीकर दिलाता है। कौन दिलाता है? प्रोटेम स्पीकर। ऑप्शन नंबर सी सही है। लोकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के बारे में प्रावधान अनुच्छेद 93 में। प्रोटेम स्पीकर कैसे चुना जाता है? तो जो निर्वाचित लोकसभा होती है उसका जो सबसे वरिष्ठतम सदस्य होता है उसे ही प्रोटेम स्पीकर के रूप में चुना जाता है। प्रोटेम स्पीकर को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है और प्रोटेम स्पीकर की अध्यक्षता में नए स्थायी अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष चुने जाते हैं तथा लोकसभा अध्यक्ष केवल सदस्य के रूप में शपथ लेता है। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पदाधिकारी संसद के किसी सदन का सदस्य न होते हुए भी उस सदन का प्रमुख होता है? तो ये है आपके राज्यसभा का सभापति, जो कि राष्ट्रपति होते हैं, ये राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 64 के तहत भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष है, जबकि उपसभापति जो होते हैं, जो कि राज्यसभा के सदस्य होते हैं, उनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। भारत का उपराष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, परंतु उपराष्ट्रपति मतदान नहीं कर सकता है, परंतु निर्णायक मत देने का अधिकार इसको होता है। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? तो मूल कर्तव्यों को जो है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से 1976 के माध्यम से सम्मिलित किया गया। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, संसद के दोनों सदनों के स्थगन का अधिकार किसे प्राप्त है? तो स्थगन करने का अधिकार जो है वो आपका स्पीकर और राज्यसभा के सभापति दोनों को है। तो देखिए, अनुच्छेद 85 के तहत संसद सत्र बुलाने, सत्रावसान व लोकसभा विघटन का अधिकार राष्ट्रपति को है, जबकि लोकसभा की बैठक स्थगित करने का अधिकार लोकसभा स्पीकर को और राज्यसभा की बैठक स्थगित करने का अधिकार राज्यसभा सभापति को है। क्वेश्चन 50 देखते हैं, लोकसभा का विरोधी दल का पहला मान्यता प्राप्त नेता कौन था? तो ये थे वाई वी चौहान। कौन थे? वाई वी चौहान थे। डी ऑप्शन। देखिए, विपक्षी दल का पहला नेता लोकसभा में AK गोपालन थे। विपक्षी दल का पहला मान्यता प्राप्त नेता फॉर्मली रूप में राम सुहाग थे, 1969 कांग्रेस के। विपक्षी दल का पहला मान्यता प्राप्त नेता अर्थात ऑफिशियली YV चौहान थे, 1977 कांग्रेस से। विपक्षी दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए मानदंड क्या है? लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 10% आवश्यक है। वर्तमान में 17वीं लोकसभा में मान्यता प्राप्त विपक्षी दल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं, संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? तो संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय है। ठीक है, न्यायिक समीक्षा के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 52 चलते हैं, एक सेकेंड। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 का नहीं है? तो देखिए, जो लोक सेवा आयोग की स्थापना है ये 1935 के प्रावधान में शामिल नहीं था। कैसे? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में संघ के लिए संघीय तथा प्रांतों के लिए प्रांतीय लोकसभा आयोग के गठन का प्रावधान था। लोक सेवा आयोग का प्रावधान नहीं था। भारत शासन अधिनियम 1919 में लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान था। गठन 1926 में होता है। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन कर सकता है? तो इनकी नियुक्ति जो है वो कौन कर सकता है? आपका राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति पर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कर सकता है। तो भारत शासन अधिनियम 1935 में संघ के लिए संघीय तथा प्रांतों के लिए प्रांतीय लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान है। आगे 53 का देखना में, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है अनुच्छेद 127 में है। इनकी नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, लेकिन इसके पूर्व उसे राष्ट्रपति तथा संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं, 54 सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? तो इनकी जो आयु होती है वो 65 वर्ष होती है आर्टिकल 124 के तहत, जबकि अधिकतम आयु 65 वर्ष और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु कितनी होती है? 62 वर्ष होती है। न्यायाधीशों का कार्यकाल निश्चित नहीं होता और इसके पहले इनको अपना कार्यकाल खत्म करना है तो इन्हें राष्ट्रपति को त्यागपत्र देना होता है। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश कामकाज के लिए किस भाषा का इस्तेमाल करते हैं? तो इसका सही उत्तर क्या है? ए ऑप्शन, अंग्रेजी। देखिए, संविधान के भाग 17 के अध्याय 3 में उच्चतम न्यायालयों उच्च न्यायालयों आदि की भाषा का प्रावधान है।
अनुच्छेद 348 व 349 में। अनुच्छेद 348 में क्या कहा गया, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयों में और अधिनियम आदि में प्रयोग की जाने वाली जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं, की जाने वाली भाषा के बारे में है। जबकि अनुच्छेद 349 349 में जो है भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत निम्नलिखित में से किसे पृथक प्रतिनिधित्व सेपरेट रिप्रेजेंटेशन प्रदान किया गया? तो इसमें सही उत्तर है हरिजन, डी ऑप्शन। भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत सर्वप्रथम मुस्लिम वर्ग को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। फिर भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत सिखों, एंग्लो इंडियन तथा भारतीय ईसाइयों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया, जबकि 1935 में हरिजन को प्रदान किया गया। 57 देखते हैं। दल बदल अधिनियम के अनुसार किसी सदस्य की अयोग्यता संबंधित विवाद पर अंतिम निर्णय किसका होगा? तो सदन का जो अध्यक्ष होगा, राज्यसभा में सभापति और यहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष। तो देखिए दल बदल जो प्रावधान लाया गया ये 10वीं अनुसूची में है और राजीव गांधी सरकार के द्वारा इसको जोड़ा गया था। 52वें नंबर के संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा इसको जोड़ा गया था। 58 देखते हैं। दल बदल संबंधी कानून सर्वप्रथम भारतीय संविधान में किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के तहत 10वीं अनुसूची में। 59 देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार संवैधानिक उपबंधों में कितने प्रकार से संशोधन किए जा सकते हैं? तो देखिए कितने प्रकार से? 2 प्रकार से। कैसे? संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार 2 प्रकार से संशोधन हो सकता है। एक विशेष बहुमत से संशोधन और दूसरा विशेष बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों के अनुमोदन में से संशोधन। संसद के साधारण बहुमत से भी संशोधन हो सकता है, लेकिन इसका संविधान में मतलब यहाँ पर उल्लेख नहीं है। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। 60 पांडिचेरी को किस संविधान संशोधन द्वारा संशासित प्रदेश घोषित किया गया था? तो इसको जो है 14वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? पहला, इन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया, ये सही है। इन्हें संविधान के भाग 4 में शामिल किया गया, ये भी सही है। इनका उद्देश्य प्रजातंत्र को सामाजिक और आर्थिक आधार प्रदान करना है, ये भी सही है। राज्यों को इन्हें अनिवार्यता लागू करना होता है, ये गलत है। और सब तत्व गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित है, ये भी गलत है। तो 4-5 को छोड़ दीजिए आप, ठीक है। 4-5 को छोड़ दीजिए। एक सेकंड। 61 कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो नीति निर्देशक जो सिद्धांत हैं इसमें इन्होंने उत्तर जो है वो कुछ गलत है। देखिए कौन सा कथन सही नहीं? तो आयरलैंड के संविधान से नीति सिद्धांत लिए गए हैं, ये सही है। भाग 4 में शामिल किए गए हैं, ये भी सही है। और इनका उद्देश्य प्रजातंत्र को सामाजिक और आर्थिक आधार प्रदान करना है। यहाँ पर इन्होंने जो ऑप्शन दिया है वो ये है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में निम्नलिखित में कौन से कथन सत्य हैं। यहाँ पे जो नहीं है ये नहीं होना चाहिए था। तो अब इसके आधार पर आपका डी ऑप्शन 1, 2, 3 सही हो जाएगा, 4 और 5 गलत है। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य यदि होता है तो वह इसका पात्र नहीं होगा। आगे चलते हैं। 63 स्पीकर के पद के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है, तो इसमें आप देखें 63 का, तो इसमें सही बताना। देखिए वह राष्ट्रपति के प्रसाद पद धारण करता है, गलत है। या आवश्यक नहीं कि अपने निर्वाचन के समय वह सदन का सदस्य हो, ये भी गलत है। यदि सामान्य अवधि से पूर्व सदन को विघटित कर दिया जाए तो उसे अपना पद जो है छोड़ना पड़ेगा, ये भी गलत है। डी वाला जो है ये सही है कि यदि वह त्यागपत्र देना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करना होगा। देखिए लोकसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का प्रावधान अनुच्छेद 93 में है। अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष अपना इस्तीफा एक दूसरे को देते हैं। स्पीकर का कार्यकाल वर्तमान लोकसभा के विघटित होने या कार्यकाल पूरा होने के बाद नवनिर्वाचित लोकसभा की प्रथम बैठक के ठीक पूर्व तक होता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, यहाँ पे 64 देखते हैं। 2 सूचियाँ दी गई हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो देखिए मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका से। शासन की संसदीय प्रणाली यूके से। आपात उपबंध आपका जर्मनी से है, जर्मनी से लिया गया है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है ये आयरलैंड से लिए गए हैं, अर्थात सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं।
राजनीति के निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, अर्थात डी ऑप्शन जो है आपका वो सही हो जाएगा। ये भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक इसका उल्लेख किया गया है और यह याद रखिए यह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, ठीक है। और इसका प्रावधान जो है यह सरकार के नीति निर्माण में सहायक होती है, मतलब परिवर्तनीय नहीं है, मतलब इसे सरकार को लागू करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, जैसे कि मूल अधिकारों को देने के लिए बाध्य किया जा सकता है न्यायालय के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है, कहाँ से आती है? ठीक है, तो ये जो है जो इसका सर्वोच्च न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार है, सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत जो आता है। तो देखिए जो इसकी प्रारंभिक या मूल क्षेत्राधिकार है वो अनुच्छेद 131 में है, जिसके तहत 2 या 2 से अधिक राज्यों के मध्य उत्पन्न विवाद आता है, केंद्र तथा राज्यों के मध्य उत्पन्न विवाद आता है। जबकि जो अपीलीय क्षेत्राधिकार है अनुच्छेद 132 के तहत इसमें उच्च न्यायालय के मामलों के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की बात कही गई। परामर्शीय क्षेत्राधिकार में अनुच्छेद 143 के तहत कुछ मामलों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति को परामर्श देने के संबंध में प्रावधान किया गया है। 67 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? तो जो राज्य की विधानसभाएं हैं ये इसके निर्वाचन मंडल में शामिल होती हैं परंतु उसके महाभियोग में शामिल नहीं होती हैं, ठीक है। महाभियोग की प्रक्रिया 61 में दी गई है और यह प्रक्रिया अमेरिका से ली गई है। 68 में देखते हैं भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है? तो देखिए राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, बिल्कुल सही है। संसद राष्ट्रपति और दो सदनों से जो संसद है वो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। दोनों ही बातें जो हैं वो सही हैं, 1 और 2 दोनों ही पूरी तरीके से सही है, क्योंकि संसद के अंग क्या होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। और जबकि संसद के सदन की बात करें तो 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति संसद का अंग होता है लेकिन संसद का सदस्य नहीं होता है, मतलब संसद के सदनों का जो होता है वो सदस्य नहीं होता है। 69 देखते हैं। राज्य के नीति तत्वों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है? तो जो अनुच्छेद 51 है, 51, तो इसमें जो है कहा गया अंतर्राष्ट्रीय शांति व व्यवस्था बनाए रखना, राष्ट्रों के साथ न्याय तथा सम्मानपूर्वक संबंध रखना, अंतर्राष्ट्रीय संधियों तथा कानूनों का सम्मान करना, ये इसके तहत बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 70 चलते हैं। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के मतलब राज्यसभा के सदस्य होते हैं तो क्या होगा? तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे, क्योंकि जो लोकसभा का सदस्य होता है वही इसमें वोट मतदान कर सकता है। तो 70 का ए सही हो जाएगा। 71 देखते हैं। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से किस बात में भिन्न है? इस बात में भिन्न है कि भारत में क्या है? भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली, जबकि ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में ऐसा नहीं है। 72 में देखते हैं। भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, बिल्कुल सही। उसमें वही योग्यता होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती है, बिल्कुल सही। उसे संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए, बिल्कुल गलत है। संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकता है, ये भी गलत है। 3 और 4 गलत है, ठीक है। सही कौन सा? 1 और 2 सही है। तो ए ऑप्शन आपका इसका सही हो जाएगा, ए ऑप्शन। अब थोड़ा सा इसमें देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 73। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों एसटी के लिए जिस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं वो कौन सा है? वो है आपका मध्य प्रदेश है। लोकसभा में मध्य प्रदेश में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों एसटी के लिए सर्वाधिक सीटें मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में एसटी के लिए आरक्षित जो सीटें हैं वो कितनी हैं? 6 हैं लोकसभा में। रतलाम, धार, खरगोन, बैतूल, मंडला और शहडोल हैं। जबकि मध्य प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट के लिए आरक्षित जो क्षेत्र हैं वो उसमें भिंड, देवास, टीकमगढ़ और उज्जैन है, ये 4 हैं, ठीक है। एसटी के लिए 6 और एससी के लिए 4, मतलब कुल मिला के 10। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74। भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। कौन कौन से प्रावधान हैं? तो ये जो 4 इसमें दिए गए हैं। भारत के नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता 44 में है। ग्राम पंचायतों के संगठन 40 में है, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना 43 में है। सभी श्रमिकों के लिए पर्याप्त सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवसर प्रदान करना, ये 43A में है।
तो बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों में गांधीवादी सिद्धांतों के रूप में प्रतिबिंबित होते हैं, मतलब कौन से इसमें गांधीवादी सिद्धांत हैं। तो जो 2 और 3 है, 2 और 3, ग्राम पंचायतों का संगठन और ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, ये दोनों ही गांधीवादी तत्व हैं। तो देखिए गांधीवादी सिद्धांतों को देखें जो आपके राज्य के नीति सिद्धांतों के अंतर्गत लिए गए हैं, उसमें 43 है गांव में कुटीर उद्योगों की स्थापना, 43A उद्योगों में कार्मिकों की भागीदारी कार्मिकों जो कार्य करने वाले उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना, अनुच्छेद 46 के तहत SC/ST को संरक्षण, 47 के तहत शराब पर रोक, 48 के तहत गायों के वध पर रोक, ये सभी जो है गांधीवादी सिद्धांत से प्रेरित हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। 75 ये है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया। तो ये दिया गया आपका 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से 1978 में ये आया था। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 लोकसभा का कार्यकाल के संबंध में। तो लोकसभा का कार्यकाल आपात की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपका है। देखिए लोकसभा तथा विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष के बाद भी बढ़ाया जा सकता है, और 1976 में 5वीं लोकसभा का कार्यकाल 2 बार बढ़ाया गया था, 1976 से 1977 तक और फिर 1977 से 1978 तक। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार हो जाता है इसमें, और राज्यों की विधानसभाएं निलंबित नहीं होती हैं तथा राजसूची के विषय पर संसद को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है इस दशा में। 77 देखते हैं, विधायी शक्तियों की संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र बढ़ाने का अधिकार दिया गया है। किसे दिया गया है? तो संसद को दिया गया है। 78 देखते हैं, भारत में जनहित याचिका का जनक किसे माना जाता है? तो न्यायमूर्ति PN भगवती को माना जाता है, जो कि 1980 के दशक में PIL की पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की शुरुआत होती है। 79 देखते हैं, संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक में दिया गया है? तो यह है आपका अनुच्छेद 355 में। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं, निम्न विधेयकों में से किस एक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? तो जो संविधान संशोधन विधेयक होता है उस दशा में ऐसा होना आवश्यक है। तो देखिए संविधान संशोधन प्रक्रिया जो है वो संविधान के भाग 20 के तहत अनुच्छेद 368 में दिया गया है। संसद विशेष बहुमत में जो बहुमत से संशोधन कर सकती है मौलिक अधिकारों में, जो नीति सिद्धांत है इसमें, मौलिक कर्तव्यों में, प्रस्तावना में, तथा संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों के अनुमोदन से जो संशोधन होते हैं उसमें कौन से विषय हैं? राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल, 4वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान में संशोधन और संविधान संशोधन प्रक्रिया में संशोधन। ये सभी जो चीज़ें हैं इनके लिए विशेष बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों के अनुमोदन से संशोधन होता है। जबकि साधारण बहुमत से कौन से संशोधन होते हैं? तो नए राज्यों की स्थापना अनुच्छेद 2 में दिया गया है। वर्तमान राज्य के नाम, क्षेत्र तथा सीमा परिवर्तन अनुच्छेद 3। नागरिकता संबंधी प्रावधान भाग 2 में दिया गया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पे। तो 81 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपके कुछ कथन दिए गए हैं, 3 कथन। ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष को यह अधिकार है कि वह लोकसभा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर सकता है, परंतु 17 वर्षांत के उपरांत सदन का सत्र आहूत करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति को है। बिल्कुल सही है। ठीक है, 5 वर्ष की अवधि समाप्त होने के उपरांत लोकसभा स्वयं विघटित हो जाती है। बिल्कुल सही। लोकसभा का अध्यक्ष इसके विघटित होने के उपरांत तब तक इसका अध्यक्ष बना रहता है जब तक नई लोकसभा का प्रथम सत्र नहीं हो जाता है। तो ये तीनों ही चीज़ें सही हैं, अर्थात डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो देखिए लोकसभा जो अध्यक्ष व उपाध्यक्ष होते हैं इनकी बात की गई अनुच्छेद 93 में। इनके जो अन्य कार्य हैं, बैठक स्थगन करना, कोरम पूर्ण न होने पर बैठक निलंबित करना, निर्णायक मत देना, ये इनके कार्यों में है। तथा दल बदल के उल्लंघन में किसी सदस्य को सदस्यता से बर्खास्त करना। स्पीकर को कुछ शक्तियां प्राप्त हैं जो सभापति को प्राप्त नहीं होती हैं, जैसे संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो करता है वो स्पीकर लोकसभा का अध्यक्ष करता है, ये इसकी प्राथमिक अधिकार है। किसी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का अधिकार वो स्पीकर को ही है, लोकसभा के स्पीकर को ही है। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं, वरीयता अनुक्रम का उपयुक्त क्रम कौन सा होगा? इसमें आप चारों देखिए, इसमें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यसभा का सभापति, उसके बाद फिर भारत का महान न्यायवादी, फिर संसद सदस्य होते हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं, भारत के संविधान के अनुच्छेद 360 के अधीन वित्तीय आपात से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
यहाँ पे आपके 2 कथन दिए गए हैं, इन पे हमें विचार करना है। तो आप इस पे दोनों कथन देखिए। वित्तीय आपात की उद्घोषणा 2 मार्च की समाप्ति पर परिवर्तन में नहीं रहेगी यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले संसद के दोनों सदनों के संकल्पों द्वारा उसका अनुमोदन नहीं कर दिया जाता। बिल्कुल सही है। दूसरा, यदि वित्तीय आपात परिवर्तन में हो तो भारत का राष्ट्रपति संघ के कार्यकलाप के संबंध में सेवा करने वाले सभी या किसी वर्ग के व्यक्तियों के, परंतु जिनके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश नहीं आते हैं, वेतन और भत्तों में कमी करने के निर्देश देने में सक्षम है। तो दूसरा वाला कथन गलत है, पहला वाला कथन सही है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों गलत है देखिए, वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 में है, वित्तीय स्थायित्व संकट में होने पर उद्घोषणा की जाती है। 2 माह के अंदर संसद का अनुमोदन आवश्यक है और 6-6 माह करके संसद में अनुमोदन से इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। और कितने समय तक इसको बढ़ाया जा सकता है, अधिकतम अवधि निश्चित नहीं है। अनुमोदन जो है साधारण बहुमत से होता है। राष्ट्रपति को छोड़कर केंद्र तथा राज्य के सभी पदाधिकारियों के वेतन भत्तों में कटौती की जा सकती है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत इसे न्यायालय में चुनौती भी दी जा सकती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पे। भारत में संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो सार्वजनिक चुनाव में मतदान करना ये मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है, जबकि वैज्ञानिक वृत्ति का विकास, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, संविधान को मानना तथा इसके आदर्शों का सम्मान, ये सभी इसके तहत आते हैं। तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। इसकी सिफारिश स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा की गई थी। और 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत 11वां मौलिक अधिकार जोड़ा गया। इस प्रकार से वर्तमान में कुल 11 मौलिक अधिकार हैं। क्वेश्चन 85 देखते हैं। केंद्रीय सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं। पहला, केंद्रीय मंत्रिमंडल देश में सर्वोच्च नीति निर्माता निकाय होता है। बिल्कुल सही है। प्रत्येक मंत्री को मंत्रालय राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर सौंपा जाता है। यह भी सही है। 1, 2 सही है। सी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर 3 कथन दिए गए हैं, तीनों पर आपको विचार करना है। राज्यसभा में संघीय क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व नहीं होता है, ये गलत है। चुनावी विवादों में वाद निर्णय मुख्य चुनाव आयुक्त के क्षेत्राधिकार में आता है, ये भी गलत है। भारतीय संविधान के अनुसार संसद केवल लोकसभा तथा राज्यसभा से मिलकर बनती, ये भी गलत है। तीनों ही इसमें गलत हैं। तो डी कोई सही नहीं है। आगे चलते हैं, क्योंकि देखिए राज्यसभा में अनुच्छेद 80 में बताया गया कि राज्यसभा में संघ शासित क्षेत्रों से 8 सदस्य होते हैं, जिसमें से वर्तमान में 3 दिल्ली से, 1 पांडिचेरी से तथा 4 जम्मू कश्मीर से हैं। 87 देखते हैं। भारत के संविधान द्वारा राज्यसभा को निम्नलिखित में से कौन सी विशेष शक्ति प्रदान की गई है राज्यसभा को? ठीक है, तो आप इसमें चारों देखिए, जिसमें जो बी ऑप्शन है, इस आशय का प्रस्ताव पारित करना जिसमें संसद को राज्य सूची में कानून बनाने तथा एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाएं सृजित करने की शक्ति प्रदान की गई हो, ये राज्यसभा को विशेष शक्ति प्रदान की गई है। ठीक है, तो देखिए ये लोकसभा को प्राप्त नहीं है। यदि राज्यसभा राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व घोषित कर दे तो संसद उस विषय पर कानून बना सकती है आर्टिकल 249 के तहत। यदि राज्यसभा नई अखिल भारतीय सेवक गठन का प्रस्ताव पारित कर देती है तो संसद नवीन अखिल भारतीय सेवक गठन कर सकती है आर्टिकल 312(1) के तहत। राज्य के वर्तमान नाम क्षेत्र सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार ये जो है ये संसद को है, ये कोई इसका विशेष अधिकार नहीं है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। भारत के संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह दायित्व है कि वह संसद के समक्ष निम्न में से किसे रखें? तो देखिए, केंद्रीय वित्त आयोग की अनुशंसाओं को बिल्कुल रखते हैं। ठीक है, इसके अलावा लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को नहीं, कैग के प्रतिवेदन को रखते हैं और अनुसूचित जाति के राष्ट्रीय आयोग के प्रतिवेदन को, इन तीनों को रखते हैं, परंतु लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को यहाँ नहीं रखा जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 151 में के तहत कैग केंद्र के लेखाओं की लेखा परीक्षण संबंधी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है और राज्य के संबंध में राज्यपाल को देता है, और जो लोक लेखा समिति होती है कैग की रिपोर्ट की जांच करती है। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए। केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होगी, संसद के प्रति नहीं होती है, ये लोकसभा के प्रति होती है। ठीक है, तो पहला गलत हो गया। दूसरा, केंद्रीय मंत्री राष्ट्रपति की इच्छा रहने तक पद पर बने रह सकते हैं, बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को विधायी प्रस्तावों के बारे में सूचित करेंगे, ये भी सही है। तो अतः 2 और 3 बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखें अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहायता प्रदान करने के लिए केंद्रीय मंत्रिपरिषद होगी, जो कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं। तो राज्यसभा के सभापति तथा उपसभापति उस सदन के सदस्य नहीं होते हैं। तो देखिए
सभापति तो नहीं होते हैं परंतु उपसभापति होते हैं। ठीक है, तो पहला वाला गलत हो गया। दूसरा, संसद के दोनों सदनों के नामित सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में मत देने का अधिकार नहीं होता है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में उन्हें मतदान का अधिकार होता है। ये बिल्कुल सही है, अर्थात दो वाला केवल दो सही है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं, मूल अधिकारों के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही है। तो देखिए, मूल अधिकार इन्हें न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, बिल्कुल सही है। इनमें संशोधन नहीं किया जा सकता है, तो दूसरा गलत है। तीसरा, इन अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित किया जा सकता है, तो पहला और तीसरा। चौथा, देखिए इनका उल्लेख संविधान के भाग 4 में है, नहीं, मूल अधिकारों का उल्लेख भाग 3 में है, तो पहला और तीसरा ही सही है। तो 91 का जो सी ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा। तो देखिए, मौलिक अधिकारों को उल्लेख भाग 3 के तहत अनुच्छेद 12 से 35 में, इन्हें अनुच्छेद 32 के तहत न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है। ऐसे मौलिक अधिकार जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है वो है 15, 16, 19, 29, 30। इनको आप देख लीजिएगा बेयर एक्ट में। शेष सभी जो हैं अधिकार, मौलिक अधिकार, वो सभी व्यक्तियों को प्राप्त है, चाहे वो विदेशी हो या भारतीय हो। और इनमें जो संशोधन है वो अनुच्छेद 368 के तहत किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 92 चलते हैं, 92 को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का महान्यायवादी ये लोकसभा की कार्रवाई में भाग ले सकता है, बिल्कुल सही। लोकसभा किसी समिति का सदस्य हो सकता है, सही है। लोकसभा में बोल सकता है, बिल्कुल कर सकता है, परंतु लोकसभा में मत नहीं डाल सकता। तो 1, 2, 3 सही है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं, द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम से होती है। तो द्वैध शासन प्रणाली की जो शुरुआत है वो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत होती है। इसमें प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। 94 देखते हैं, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है। तो ये संसद में निहित है। किसमें? संसद में निहित है। तो अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान है। इसमें 1 मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। वर्तमान में 34 हैं। अगस्त 2019 में इस संख्या को 34 किया गया था, 10% की वृद्धि की गई थी। अगला 95, जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कोई विधेयक निर्देशित किया जाता है तो इसे पारित होना आवश्यक है। तो संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान 108 में है, तो इसमें उपस्थित था मत देने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से। 95 का ए। 96 देखते हैं, भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, इसलिए। अगला है 97, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है। 2 कथन दिए गए हैं, तो आप देखें, लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके सत्रावसान पर व्यपगत हो जाता है, यह सही नहीं है। ठीक है। राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया है, लोकसभा के विघटन पर व्यपगत नहीं होगा, यह सही है। तो 97 का जो बी है यह सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 98, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश लाए जाने की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो राष्ट्रपति द्वारा कभी वापस नहीं लिया जा सकता, ये गलत है। अध्यादेश को ये कभी भी वापस ले सकता है। देखिए, राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने का अधिकार आर्टिकल 123 के तहत है, जबकि राज्यपाल का 213 में है। जब संसद का सत्र न चल रहा हो तो वह तुरंत विधान बनाने की आवश्यकता हो तो राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिपरिषद के परामर्श से अध्यादेश जारी कर सकता है। सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह के अंदर, यहाँ 6 माह नहीं है, 6 सप्ताह है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, नोट करिएगा, 6 सप्ताह की बात है, 6 माह की नहीं। 6 सप्ताह के अंदर संसद का अनुमोदन जरूरी है। संसद द्वारा अनुमोदित न होने पर यह स्वतः समाप्त हो जाता है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत राज्यपाल ये जो अध्यादेश होता है इसे न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। 99 देखते हैं, निम्नलिखित में से किन की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वित्त आयोग के अध्यक्ष की बिल्कुल की जाती है। नीति आयोग का जो उपाध्यक्ष होता है इसे प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, ना कि राष्ट्रपति, तो ये नहीं। संघ राज्य क्षेत्र का मुख्यमंत्री ये भी राष्ट्रपति नियुक्त करता है। तो 1 और 3 सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 100 देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय में अब तक कुल कितनी महिलाएं न्यायाधीश रह चुकी हैं। तो कुल 8 महिलाएं अभी तक न्यायाधीश रह चुकी हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश थी फातिमा बीबी 1989 में। इसके बाद सुजाता मनोहर, रूमा पाल, ज्ञान सुधा मिश्रा, जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, आर भानुमति, इंदु मल्होत्रा, इंदिरा बनर्जी, ये कुल 8 हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने पूरे 100 क्वेश्चन को देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।